हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल अमर सयार फार्मेसी। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ईयर 2015 के ड्रग इंस्पेक्टर के क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो का एक पार्ट आ चुका है जिसमें हमने फर्स्ट 16 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आज हम उसके आगे क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। आइए, तो ये देखिए, सबसे पहला सवाल जो हमारे सामने आता है वो आता है मेडिकेम से। ठीक है, यहाँ पर इसमें पूछ लिया गया है स्ट्रक्चर पूछ रहे हैं इधर। तो सबसे पहले देखते हैं क्या लिखा है प्योरिन रिंग सिस्टम इज अ फ्यूजन ऑफ। प्योरिन रिंग सिस्टम किसका फ्यूजन है? फ्यूजन यहाँ कॉम्बिनेशन। ठीक है, पायरिडीन इमिडाजोल का कॉम्बिनेशन है, पायरिमिडीन इमिडाजोल का, पिपरिडीन पायराजोल का, या पिपरिडीन इमिडाजोल का। तो हम सबको क्या करना पड़ेगा, सारे ये स्ट्रक्चर्स दिमाग में लेके आने पड़ेंगे। तो उसके लिए हमने यहाँ पर देखिए आसान कर दिया है। तो ये देखिए, ये रहा प्योरिन रिंग। यही पूछा है हमें कि प्योरिन रिंग किसका कॉम्बिनेशन है, तो ये आ गई हमारी प्योरिन रिंग। अब इसमें से हम देखें तो ये जो रिंग है ये हमें लग रही है इमिडाजोल। तो इमिडाजोल की ही रिंग है ये। ठीक है, अगर हम देखें, ये देखिए, ये रही इमिडाजोल की रिंग। तो ये इमिडाजोल का स्ट्रक्चर ये देख ली हमने यहाँ पर रिंग इमिडाजोल की। चलिए, ये तो इमिडाजोल हो गया। आधा क्वेश्चन तो हमने यहाँ पर हल कर लिया। उसके आगे हम देखें क्या पूछ रहा है। एक 6 मेंबर्ड की चेन है, एक 6 मेंबर्ड चेन है हेट्रोसाइक्लिक, 2 नाइट्रोजन जिसके अंदर हैं। तो इनमें से हम देखें तो हमें कौन सी मिल रही है? पायरिमिडीन की रिंग मिल रही है। ठीक है, पायरिमिडीन देखिए 6 मेंबर्ड रिंग है, हेट्रोसाइक्लिक है, 2 नाइट्रोजन जुड़े हैं। तो सेम हमारा आंसर आ गया। ये देखिए, पहली रिंग 6 मेंबर्ड, 2 नाइट्रोजन, ये हो गई पायरिमिडीन। और ये उसके बाद ये 5 मेंबर्ड की रिंग 2 नाइट्रोजन के साथ इमिडाजोल। चलिए, ये हमारा सवाल हल हो गया। इसके आगे हम देखें, इसके आगे सवाल वापस मेडकेम का सवाल है, स्ट्रक्चर की बात होगी यहाँ पर। ठीक है, फ्यूरोसिमाइड क्या पूछ रहा है? फ्यूरोसिमाइड क्या होता है? फ्यूरोसिमाइड हमारा डायूरेटिक ड्रग है। ठीक है, नाम में ही क्या आ रहा है? फ्यूरो। तो फ्यूरो यानी फ्यूरैन, फ्यूरैन की रिंग इसके अंदर होगी। ठीक है, आगे और हम देख लें कि कौन सी रिंग इसमें लिखी है। थायोफीन रिंग, थायोफीन रिंग होती है। देखिए, एक 5 मेंबर्ड हिट्रो रिंग है जहां पर एक पोजीशन पे क्या जुड़ा है, एक कार्बन को रिप्लेस किया गया है सल्फर से। उसके बाद बोल रहा है पाइरोल की रिंग बोली है यहाँ पर। पाइरोल हम देख लेते हैं, ये देखिए पाइरोल, ये भी हिट्रोसाइक्लिक रिंग है, 5 मेंबर्ड रिंग है, एक जगह कार्बन को नाइट्रोजन NH से रिप्लेस किया है। इमिडाजोल, इमिडाजोल अभी हमने देखा 5 मेंबर्ड रिंग है, हिट्रोसाइक्लिक है, 2 जगह नाइट्रोजन है। और फ्यूरेन की रिंग हम सब जानते हैं 5 मेंबर्ड है, हेट्रोसाइक्लिक है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन आ गया है एक प्लेस पे कार्बन की जगह। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हमारा सही है। आगे हम देखें, आगे देखा जाए, सीधा सीधा सवाल फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस। क्या लिखा है? पेटेंट की ड्यूरेशन, टर्म ऑफ एवरी पेटेंट, एक पेटेंट की टर्म फिलिंग डेट से कब तक होती है? 20 साल तक होती है। ठीक है, अब लिखा है, अब देखिए सवाल आया है रिलॉक्सीफिन। रिलॉक्सीफिन के बारे में पूछा है। रिलॉक्सीफिन क्या है? ये है सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर। क्या मतलब ये कि ये एस्ट्रोजन की तरह काम करता है। समझ गए भाई? एस्ट्रोजन क्या करता है? अब पहले अगर इन ऑप्शंस पे हम ध्यान देखें कि रेलॉक्सीफिन इज इंडिकेटेड फॉर यूज इन, कि किस में यूज लेने की है। तो पहला तो होता है रिकेट्स। रिकेट्स बच्चों की बीमारी है, कैल्शियम और विटामिन डी की कमी के कारण होती है। ठीक है, बोन्स इसमें क्या हो जाती है? बोन्स वीक हो जाती हैं और बोन्स का जो कर्वेचर है, जो शेप है, वो बिगड़ जाती है। हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, ये पैराथायरॉयड हार्मोन है उसकी कमी के कारण होता है। इसमें भी बोन्स कमजोर हो जाती हैं, कैल्शियम की कमी हो जाती है बॉडी के अंदर। फिर है इंटेस्टिनल ऑस्टियोडिस्ट्रोफी। ये क्या है? इसमें क्या है? ये भी बोन से रिलेटेड डिसीज है। अब ये देखें, इसमें क्या होता है? इंटेस्टिनल इसलिए क्योंकि इंटेस्टाइन में क्या हो जाता है? कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। तो बोन का जो मास है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। बात हो गई। अब लिखा है सही आंसर जो इसका होगा, किसमें इसको रेलॉक्सीफिन किसमें यूज करी जाएगी? पोस्ट मेनोपेजल ऑस्टियोपोरोसिस में यूज की जाएगी। क्यों? क्योंकि देखिए एस्ट्रोजन है जो
वो रेगुलेट करता है बोन मास वुमेन के अंदर, ठीक है। और पोस्ट मेनोपोजल मतलब जब वुमेन के जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो खत्म हो जाती है, बंद हो जाती है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं पोस्ट मेनोपोजल। पोस्ट मेनोपोजल यानी मेंस्ट्रुएशन साइकिल बंद होगी उसके बाद का जो टाइम है वुमेन का। ओस्टियोपोरोसिस होता है डिक्रीज इन बोन मास, ठीक है। तो बोन मास को क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे, ठीक है। तो पोस्ट मेनोपॉजल, अब ये उसको मिमिक करेगा एस्ट्रोजन को, सही बात है भाई, एस्ट्रोजन को मिमिक कर रहा है। तो ये क्या करेगा, जो ऑस्टियोब्लास्ट हैं, वो सेल्स जो हमारे बोन्स बनाते हैं उनकी प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करेगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा, बोन मास बढ़ेगा, कैल्शियम और जो भी विटामिन डी हमारी बोन्स को चाहिए वो भी बॉडी एब्जॉर्ब करेगी। चलिए आगे हम देखें अब, ठीक है। उसके बाद ये पूछ रहा है आईजीजी इम्यूनोग्लोबिन गामा इज अ, इम्यूनोग्लोबिन गामा क्या है भाई, इम्यूनोग्लोबिन गामा सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली क्या है, एंटीबॉडी है। और अब सब हम जानते हैं, माइक्रोबायोटेक्नोलॉजी हमने पढ़ी है, माइक्रोबायोलॉजी पढ़ी है, बायोटेक्नोलॉजी पढ़ी है, ठीक है। उसके अंदर क्या बोलते हैं भाई, सारी एंटीबॉडीज क्या होती हैं, प्रोटीन होती हैं, ठीक है। लिपिड नहीं होती, प्रोटीन होती हैं। राइबोन्यूक्लिक एसिड हम सबको पता है क्या होता है, आरएनए, ठीक है। हमारा जेनेटिक मटेरियल जो है वो रहा डीएनए, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो जब पूछे कि ये क्या है, ये एंटीबॉडीज पूछे क्या होती हैं, प्रोटीन होती हैं। आईजीजी क्या है, वो भी एंटीबॉडी है, वो भी प्रोटीन ही होगी, ठीक है। अब आया शेड्यूल एक्स फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस का सवाल फिर से। अब ठीक है, ये क्या पूछ रहा है, शेड्यूल एक्स ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड रूल्स डील्स विद लिस्ट ऑफ ड्रग्स, वो ड्रग्स की लिस्ट बताता है हमको जिन जो क्या कर सकते हैं ह्यूमन बॉडी में, हैबिट, जिनकी आदत पड़ सकती है। और उसका क्या है, एक क्या होता है, ऐसे ड्रग्स आते हैं जिनसे जो लेते हैं हम तो बॉडी को प्लेजर फील होता है, तो फिर लोग उसको बिना किसी वजह के लेना शुरू कर देते हैं। क्यों, फिर क्या होता है, उनको आदत पड़ जाती है, ठीक है। तो वो ड्रग्स जो भी हैं वो शेड्यूल एक्स के अंदर आते हैं, ठीक है भाई। आ गए, अब आगे पूछता है स्टैंडर्ड फॉर ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन के लिए आता है शेड्यूल एफ एफ, ठीक है। रिक्वायरमेंट ऑफ गुड मैन्युफैक्चरिंग के लिए आता है शेड्यूल एम। लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग्स बताता है शेड्यूल पी, ठीक है। लाइफ पीरियड यानी शेल्फ लाइफ ऑफ ड्रग्स, शेड्यूल पी बताता है हमको, ठीक है। यहाँ पे आएगा शेड्यूल पी, लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग्स, ठीक है। अब यहां लिखा है क्रिएटिन क्लियरेंस इज यूज्ड एज अ मेजरमेंट ऑफ, क्रिएटिन क्लियरेंस, ठीक है। क्रिएटिन कहाँ बनती है, जब भी हम मसल्स को यूज करते हैं हमारे क्या बनते हैं, मसल्स में क्रिएटिन बनती है, ठीक है। अब क्या लिखा है, रीनल एक्सक्रीशन रेट, रीनल एक्सक्रीशन रेट क्या बताता है, ठीक है, वो हमको बताता है। उसमें आता है पहले तो फिल्ट्रेशन, फिर रीएब्जॉर्प्शन, फिर सेक्रीशन। अब ये चीज क्या है, जब हमारे यूरिन बनता है, यूरिन बन गया, ठीक है ना, तो उसके अंदर से बॉडी वापस देखती है कि कुछ जरूरत की चीजें तो नहीं है जो उसने बाहर भेज दी हो, ठीक है। तो उसको क्या करना पड़ता है, वो कुछ चीजें रीएब्जॉर्ब कर लेती है, कुछ आयंस रीएब्जॉर्ब कर लेती है जिनकी उनको जरूरत है, ठीक है। सेक्रीशन ये कहाँ होता है, पीसीटी में होता है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, वहां पे सेक्रीशन होता है, ठीक है। जो भी इलेक्ट्रोलाइट सॉरी जो भी आयंस हैं जो ब्लड में वापस भेजने हैं, वो सारी चीजें वो ध्यान रखी जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पूछा क्रिएटिन क्लियरेंस, क्रिएटिन क्लियरेंस यानी क्रिएटिन का एक्सक्रीशन। तो क्रिएटिन क्लियरेंस क्या बताएगा, देखिए रीनल एक्सक्रीशन तो पूरा बताएगा, देखिए मैं बताऊं, रीनल एक्सक्रीशन रेट जो लिखा है वो तो पूरा बताएगा कि भाई फिल्ट्रेशन हो गया, फिल्ट्रेशन से लेकर सेक्रीशन तक, ठीक है। फिल्ट्रेशन, सेक्रीशन और रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है, ये सब बताएगा रीनल एक्सक्रीशन रेट। अब एक्टिव रीनल सेक्रीशन, यहाँ पे केवल सेक्रीशन सेक्रीशन की बात हो गई, ठीक है। और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ठीक है, ये क्या बताएगा, ये बताएगा क्रिएटिन की क्लियरेंस, ठीक है। क्रिएटिन की क्लियरेंस क्यों बताएगा, क्योंकि क्रिएटिन है ना ग्लोमेरुलस से फ्रीली पास हो जाता है, ठीक है, फ्रीली डिफ्यूज आउट हो जाता है और बॉडी उसको वापस रीएब्जॉर्ब भी नहीं करती क्योंकि बॉडी के काम की चीज ही नहीं है ये, ठीक है ना। तो ये बात हो गई। तो इससे ये हमें क्या बताया, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट
हमें बताएगी क्रिएटिन का क्लियरेंस। विच वन ऑफ फॉलोइंग। अब अगला सवाल अपने पास आता है, फार्मास्यूटिक्स ले लीजिए, ठीक है, या फिजिकल फार्मास्यूटिक, इंडस्ट्रियल फार्मेसी, उन सब से इसको जोड़ा जा सकता है। कौन सा इसमें से एंटरिक पॉलीमर है? एंटरिक पॉलीमर मतलब, एंटरिक वर्ड का मतलब होता है इंटेस्टाइन। तो कौन सा इसमें से इंटेस्टाइन में जाके काम करने वाला है? वो है हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल सेलुलोज थैलेट। ये हमारा क्या है? एंटरिक पॉलीमर है। टैबलेट बनानी है अगर फिल्म कोटिंग करके, एंटरिंग कोटिंग करके, तो वो किससे बनाएंगे? हाइड्रोक्सी प्रोपाइल सेलुलोज थैलेट से। अब ये क्या है? ये तो भाई हम सब जानते हैं, ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस में लुब्रिकेशन का काम करने के लिए इसको यूज करते हैं, ठीक है। ये थिकनिंग एजेंट भी है, सस्पेंडिंग एजेंट के रूप में भी इसको यूज कर सकते हैं। इथाइल सेल्यूलोज क्या है? बिटर, अगर कोई टेस्ट मास्किंग करनी है हमको, वो भी ये इससे कराते हैं हम, ठीक है। तो ये एंट्रिक पॉलीमर तो है नहीं, ठीक है। और स्टार्च, स्टार्च हम सबको पता है हमारा ड्रग कम है, बाइंडर के रूप में इसको यूज कर सकते हैं, बल्क बढ़ाने के लिए इसको यूज कर सकते हैं, डिसइंटीग्रेट के लिए यूज कर सकते हैं। हो गया भाई। तो फिर इसमें सीधा सीधा आ गया हाइड्रोक्सी प्रोपाइल सेलुलोज थैलेट, ठीक है। अब इसमें से पूछ रहे हैं 25 नंबर सवाल है हमारे पास, 25 नंबर सवाल, ठीक है। तो वो पूछ रहे हैं इंग्रेडिएंट दैट मे बी यूज्ड एज सस्पेंडिंग एजेंट। सस्पेंडिंग एजेंट मतलब लटकाने वाला, लटकाने के रखने वाला, अभी अगर लेम लैंग्वेज में समझे, ठीक है। तो सस्पेंडिंग एजेंट किनमें से क्या है? सोडियम लोराइल सल्फेट, ये नहीं है, ये तो सरफेक्टेंट है। ये क्या करेगा? सरफेस टेंशन कम करेगा। जो भी हमारे को वेटिंग बढ़ानी है अगर पार्टिकल्स की, तो ये वेटिंग बढ़ाएगा, ठीक है। जैसे अगर बहुत बारीक फाइन पाउडर है, वो हम पानी में डाल दें, तो और तो उसको पानी में डाल दिया हमने, अब पानी में हमको उसको मिक्स करना है, तो वो क्या होगा? वो सरफेस पे ही तैरेगा, उसको मिक्स करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो उसकी वेटिंग के लिए क्या डालते हैं कि वो पाउडर पूरा गीला हो जाए, अच्छे से पानी में मिक्स हो जाए, हम डालते हैं सरफेक्टेंट जो सोडियम लोराइल सल्फेट है। और ये साथ ही में अगर हम देखें तो ये किस में यूज आता है? फोम बनाने में, फोमिंग एजेंट के रूप में भी यूज आता है। लैक्टोस, लैक्टोस नहीं है, ठीक है। लैक्टोस फिर से हमारा उसके लिए यूज आता है, बाइंडिंग के लिए, ठीक है, और बल्क बढ़ाने के लिए, ठीक है। अब सस्पेंडिंग एजेंट मिथाइल सेल्यूलोस ऐसा एजेंट होएगा इसमें जो विस्कोसिटी बढ़ाएगा, ठीक है। अब विस्कोसिटी बढ़ाएगा, हमारा लिक्विड पार्ट को गाढ़ा कर देगा, तो उससे क्या होगा? जो भी हमारा सॉलिड पार्टिकल है वो उसमें ठहरेंगे, नीचे सेटल नहीं होंगे जल्दी, ठीक है, हवा में लटके रहेंगे। बस सेल्यूलोस एसीटेट थैलेट, ये तो अभी हमने को बताया आपको, तो ये है एंट्रिक पॉलीमर। टैबलेट पे कोटिंग की जाती है इसकी, ताकि वो क्या हो? एंट्रिक, यानी जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर जाकर ये वो हो, उसका एब्जॉर्प्शन चालू हो। अब आगे बात है मिफेप्रिस्टोन इज यूज्ड इन द, मिफेप्रिस्टोन की बात कर रहे हैं। मिफेप्रिस्टोन इज यूज्ड इन मैनेजमेंट ऑफ, किस में दिया जाता है मिफेप्रिस्टोन? ब्रेस्ट कार्सिनोमा लिखा है, ब्रेस्ट कार्सिनोमा में नहीं देते। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि जो ब्रेस्ट कैंसर है वो एस्ट्रोजन रिसेप्टर से डिपेंडेंट है, ठीक है। स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट में क्या दिया जाता है ब्रेस्ट कैंसर में? एंटी एस्ट्रोजन दिया जाता है। और ये जो हमारा मिफेप्रिस्टोन है, ये है हमारा प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर पे जाकर ये बाइंड करता है और उसके जो फंक्शन है उसको सप्रेस करता है, रोकता है, ठीक है। पर ब्रेस्ट कैंसर की अगर बात की जाएगी तो क्या होगा? एस्ट्रोजन रिलेटेड ये डिसीज होती है, एस्ट्रोजन रिसेप्टर से, ठीक है। तो अगर प्रोजेस्टेरोन पे कोई बाइंड होगा भी तो ब्रेस्ट कैंसर में तो मतलब है नहीं। डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग लिखा है, अगला हमारा जो है, सॉरी, हाँ, डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग में अगर हम देखें तो लिखा है कि प्रोजेस्टेरोन का क्या काम है? प्रोजेस्टेरोन स्टेबलाइज करता है किसको? एंडोमेट्रियम को स्टेबलाइज करता है, ठीक है। ब्लॉकिंग इट विद मिफेप्रिस्टोन। अब प्रोजेस्टेरोन तो काम कर रहा है कि यूट्राइन को स्टेबल करने का, कि हमारी जो यूट्रस है, जो वुमेन की यूट्रस है, वो क्या रहे? स्टेबल रहे, ठीक है, एकदम जैसी होनी चाहिए, हेल्दी कंडीशन में रहे, वो प्रोजेस्टेरोन काम कर रहा है। अब क्या है? ऑलरेडी डिसीज बोलिए डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग की, मतलब यूट्राइन, यूट्रस से ब्लीडिंग हो रही है। तो कहने का मतलब यही हो गया कि प्रोजेस्टेरोन अपना काम ठीक से नहीं कर रहा। तो उसके बाद अगर अपन और ऐसी चीज दे दें जो प्रोजेस्टेरोन को सप्रेस कर रही है, उसको इनहिबिट कर रही है, तो ये डिसीज और ज्यादा खराब हो जाएगी, तो इसमें भी नहीं दे सकते। प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा, ठीक है, प्रोस्टेटिक ग्रोथ,
मेनली ड्रिवन बाय एंड्रोजेंस, प्रोस्टेटिक ग्रोथ। ये किसके कारण होती है? एंड्रोजेंस यानी टेस्टोस्टेरोन, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, ये जो हमारे स्टीरॉयडल हॉर्मोन्स हैं उनके कारण होती है। ट्रीटमेंट इज एंड्रोजन डेप्रीवेशन थेरेपी, एंट्री एंड्रोजेंस दिए जाते हैं और कीमोथेरेपी की जाती है प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा के अंदर, ठीक है ना। और प्रोजेस्टेरॉन से इसका कोई लेना देना है नहीं, ठीक है। तो इसके अंदर सीधा सीधा क्या आ गया? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, इसमें हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। समझ गए हम सब। अब आगे देखें, हाउ मिफेप्रेस्टोन वर्क्स इन प्रेगनेंसी टर्मिनेशन, कैसे काम करेगा, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर पे बाइंड करेगा, प्रोजेस्टेरॉन के एक्शन को रोकेगा, यूट्रस और एंडोमेट्रियम क्या होंगी? चेंज होंगी। अब हमने बात करी कि प्रोजेस्टेरॉन का काम है यूट्रस को हेल्दी कंडीशन में रखना। अब जब प्रोजेस्टेरॉन का ये काम है, अगर हमने उसको ब्लॉक करा दिया तो हमारी जो यूट्रस है और जो एंडोमेट्रियम है वो हेल्दी कंडीशन में नहीं रहेंगी, और वहीं पे तो हमारी फीटस का डेवलपमेंट होना है। तो बस वहां पे क्या हो जाएगा? प्रेगनेंसी हो जाएगी, प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो जाएगी यानी खत्म हो जाएगी, ठीक है। आगे अब हम देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज एन एंटागोनिस्ट एट NK1 रिसेप्टर। NK1 रिसेप्टर होते हैं न्यूरोकाइनिन 1 रिसेप्टर, ठीक है। तो हाँ चल रहा है सर। अब मैंने ये वाला माइक लगा के, नहीं सही आ रही है, देखो ना अभी देखो। हाँ अभी करता हूँ, पूरी एक बना लेता हूँ, फिर एडिट करूंगा ना, उसके टाइम पे तेज करूंगा सर। तो हमारा सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज एंटागोनिस्ट एट NK1 रिसेप्टर, न्यूरोकाइनिन 1 रिसेप्टर को कौन सा सप्रेस करेगा या इनिबिट करेगा? तो ओंडासेट्रोन है, ये 5-HT3 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, तो ये तो इस पे काम करेगा नहीं। ये अब ये क्या है? एप्रीपिटेंट, ये है NK1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। कीमोथेरेपी होती है, कैंसर को ट्रीट करने के लिए अलग अलग एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं, उसके कारण नोसिया, उल्टी, वॉमिटिंग जैसा फील होता है, ये उसको ट्रीट करने के लिए एप्रीपिटेंट दिया जाता है जो NK1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, ठीक है। तो बोसेंटान लिखा है, बोसेंटान तो एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट है, एंडोथेलियल रिसेप्टर पे बाइंड करता है। मेटक्लोप्रामाइड क्या है? D2 डोपामिन 2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, ठीक है। ये क्या करेगा? गैस्ट्रिक रेजिस्टेंस, गैस्ट्रिक रेसिडेंस टाइम को घटाता है, मतलब पेट में खाना ज्यादा देर नहीं रुक पाता अगर आपने मेटक्लोप्रामाइड ले रखा है, ठीक है, उसको डायरेक्टली पास करा देगा इंटेस्टाइन में, ठीक है। अभी आगे बात कर रहे हैं हम, एल्डोस्टेरोन इज, एल्डोस्टेरोन इज सेक्रेटेड बाय, एल्डोस्टेरोन क्या है हमारा? एल्डोस्टेरोन हमारा प्रिंसिपल मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन है, ठीक है। वो कहां से बनता है? जोना ग्लोमेरुलोसा ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल कॉर्टेक्स है जो हमारा मेन ऑर्गन है ये हमारे हार्मोन बनाने के लिए, ठीक है ना। तो अब हम देखें तो ये कहाँ बन रहा है? जोना ग्लोमेरुलोसा में, ठीक है। हमारा जो एल्डोस्टेरॉन है वो जोना ग्लोमेरुलोसा में बन रहा है। जोना ग्लोमेरुलोसा क्या है? जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है हमारे इसकी एड्रिनल कॉर्टेक्स की, उसको बोलते हैं जोना ग्लोमेरुलोसा। वो बनाती है क्या? हमारे एल्डोस्टेरॉन को, ठीक है। आगे हम देखें, अगला सवाल हमारा क्या पूछ रहा है? अगला सवाल हमारा बोल रहा है बायगुआनाइड्स। अब बायगुआनाइड सोचें तो क्या है? बहुत आसान, हम सब जानते हैं उसको, ड्रग को, मेटफॉर्मिन ड्रग बायगुआनाइड ड्रग है, ठीक है। एग्जाम्पल इसका देखें तो क्या हो जाएगा? मेटफॉर्मिन, मेटफॉर्मिन हो गया इसका एग्जाम्पल, ठीक है। एक्ट बाय इंक्रीज्ड ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। अब बोल रहा है कि मेटफॉर्मिन या बायगुआनाइड्स कैसे एक्ट करते हैं इनमें से, बस एक को छोड़ के, ठीक है, सही बात है। इंक्रीज ग्लाइकोलाइसिस ये तो वो करते हैं, इनमें से वो पूछ रहा है बायगोनाइड्स क्या नहीं करते? इंक्रीज ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस ग्लूकोज का ब्रेकडाउन तो बढ़ाते हैं, सही है। डिक्रीज्ड ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब नया ग्लूकोज बनाना, ठीक है, बॉडी के अंदर, वो भी वो रोकते हैं, कम करते हैं, सही बात है, वही तो उनका काम है। बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ता जा रहा है, उसको कंट्रोल करना ही तो इनका काम है। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस को ये डिक्रीज करेंगे तभी तो बॉडी में ग्लूकोज लेवल कम होगा, ठीक है। इंक्रीज इंसुलिन बाइंडिंग टू इट्स रिसेप्टर, सही है, ये तो करेंगे ही वो,
क्यों? क्योंकि ये डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज में क्या होता है, इंसुलिन बनती तो है पर रिसेप्टर पे बाइंड नहीं कर पाती किसी कारण। तो यही वो क्या करेंगे, उसकी इंसुलिन की बाइंडिंग रिसेप्टर पे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो इंक्रीज ग्लाइकोलाइसिस से भी काम करेंगे, वो ग्लूकोजन नियोजेनेसिस रोकेंगे, सही है। इंक्रीज इंसुलिन बाइंडिंग टू रिसेप्टर, वो भी ठीक है। तो अब क्या इसमें से हुआ, इंसुलिन रिलीज फ्रॉम पेंक्रियास, ये तो सही है, क्योंकि क्या है, टाइप 2 डायबिटीज में इंसुलिन बनती है, बराबर मात्रा में बनती है, ठीक है, पर रिसेप्टर पे बाइंड नहीं कर पाती। ठीक है, तो अब बन तो ऑलरेडी रही है, अगर उसको इंक्रीज कराने से कोई मतलब नहीं, उसकी बाइंडिंग करानी है रिसेप्टर पे, वो जरूरी है, इसीलिए हमने ये सिलेक्ट किया। ऐसे काम नहीं करते वो बाइगोनाइट्स। अब यहां पूछा है लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन इज, इसमें से लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन पूछ रहे हैं, तो वो कौन सी है, ग्लार्जिन, लिस्प्रो, एस्पार्ट, ग्लूलिसिन। ग्लार्जिन जो है वो हमारी लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन होगी, ठीक है, बेसल मेटाबॉलिक रेट, ठीक है, बेसल लेवल इंसुलिन होती है, उसको 24 घंटे की ये हमको देती है ड्यूरेशन। बाकी सारी क्या है, रैपिड एक्टिंग इंसुलिन है, खाना खाते ही इनको ले लेंगे तो ये हमारी इंसुलिन स्पाइक, सॉरी ग्लूकोज की स्पाइक है जो, उसको कंट्रोल कर लेंगी। ठीक है, अब यहां पर लिखा है ग्लार्जिन, ग्लार्जिन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, ऑनसेट 1 से 2 घंटे में इसका इफेक्ट आना चालू होता है, पीक कोई पीक टाइम नहीं है इसका, धीरे धीरे अपना काम करती रहती है। ड्यूरेशन 24 घंटे तक की इसकी ड्यूरेशन है। एग्जाम्पल है लेंटस, यूज बेसल इंसुलिन फॉर मेंटेनेंस थेरेपी। ठीक है, लिस्प्रो रैपिड एक्टिंग इंसुलिन है, 10 से 20 मिनट में इसका ऑनसेट हो जाता है, रैपिड एक्टिंग है, हमने अभी बात करी। 30 टू 90 मिनट्स इसका पीक टाइम है, 3 से 5 घंटे तक ही आपकी इंसुलिन कंट्रोल कर लेती है। ठीक है, एस्पार्ट ये भी रैपिड एक्टिंग है, 10 से 20 मिनट में इसका ऑनसेट टाइम है, 30 से 90 मिनट इसका पीक टाइम रहेगा। ठीक है, 3 से 5 घंटे का ये आपको इंसुलिन बैकअप दे देगी। ठीक है, मील टाइम इंसुलिन मतलब खाना खाते ही लेने वाली इंसुलिन है। वैसे ही ग्लूलिसिन है, सब सेम है। ठीक है, वही बात हो गई। अब यहां लिखा है मैकेनिज्म ऑफ लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन, सॉल्यूबल इन एसिडिक सॉल्यूशन, पीएच 4 पीएच पे ये सॉल्यूबल हो जाती है, सब क्यूटेनियस इसका इंजेक्शन लगता है, फॉर्म्स माइक्रो प्रेसिपिटेट, स्लोली स्टेडी रिलीज इनटू ब्लड स्ट्रीम। ठीक है, तो क्या होता है, एक इसको हम सब क्यूटेनियस इंजेक्शन लगाते हैं हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, फिर वो बॉडी में जाके माइक्रो प्रेसिपिटेंट बन जाती है, और फिर क्या होता है, स्लोली स्लोली ब्लड में वो रिलीज करती रहती है। ठीक है, एकदम रैपिडली डिसॉल्व नहीं होती है बॉडी के अंदर। तो बेसल इंसुलिन है वो 24 घंटे के लिए हमको प्रोवाइड करती है बिना किसी पीक के। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, हमने पूरे 30 क्वेश्चंस डिस्कस कर ली हैं, 16 हमने पहले पार्ट में करे, 14 हमने इस पार्ट में करे हैं। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।